One and all, this is the second part of an epistle to Dr. Arbuthnot. Here we are going to critically analyze the poem, and here we will discuss about the poem and the theme and the structure, the imagery and the hidden message. So I will try to discuss it in the best way I could and I can. So, an epistle to Arbuthnot, to Dr. Arbuthnot is a satirical poem, you all know, from a very well written poet, Alexander Pope, and it is addressed to his friend John Arbuthnot, who is a physician. It was first published in 1735 and is composed in 1734. You all know that when I am saying that it is a memorial of friendship, or it is dedicated to Dr. Arbuthnot. It means that it has been written by two purposes. One, it is a memorial of his friendship with Dr. Arbuthnot, and he is attacking his rivals also. It is called that here Pope is most directly autobiographically attacking them. So this lecture will be bilingual for better understanding. जैसा आपने पहले वाले लेक्चर में प्रीवियस पार्ट में आपको लाइन वाइज समरी मिली और आप समझ गए कि क्या क्या लिखा है इसमें पोप ने, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पहला तो ये मेमोरी के लिए मेमोरियल लिखा था इन्होंने अपने फ्रेंड एक फिजिशियन जो थे जो डॉक्टर जॉन आर्बुथनॉट, उनके लिए, क्योंकि उनको एक डेडली डिजीज़ हो गई थी जिसमें उन्हें पता था कि इनको ये ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, अलाइव नहीं रहेंगे, तो उनके लिए एक मेमोरी भी हो जाएगी। और इससे पोप ने दो शिकार किए एक ही तीर से। पोप ने दूसरा इसका पर्पस ये रखा कि उन्होंने उन लोगों को जो कि उनके राइवल थे थ्रू आउट द करियर्स और उनके अपोनेंट्स थे, उनको अटैक किया है इसमें। तो पोप का एक स्टाइल था कि वो बहुत ही डायरेक्ट लिखते थे और बहुत ही ओपन नेम्स लेकर के बात करते थे। तो इस पे डॉक्टर आर्बुथनॉट को जब ये पता चला तो उन्हें उनकी फिक्र हुई, उन्होंने कहा ये अब एक प्रोपेगेंडा बनेगा, पोप ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं तो एक रिएक्शन आएगा। और आपने लाइन्स में पहले जब मैंने आपको समझाया तो आप समझ चुके हैं कि कितना डायरेक्ट लिखते थे वो। अभी आप इसका प्रीवियस पार्ट जब सुन रहे थे तो आपने देखा कि वो कितना डायरेक्ट बोलते हैं। वो डायरेक्टली उनको डॉग्स भी कह देते हैं, उनको डंकी कहते हैं, उनको कावर्ड कहते हैं, उनको फ्लैटरर कहते हैं, उनको चापलूस भी बोल देते हैं, उन्हें बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि एक हम नॉर्मल लाइफ में एक बहुत ही रेजिस्ट करते हैं ऐसे कुछ भी किसी को भी बोल देना। तो वो बोल देते हैं इसको। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं, बताते हैं आपको कि ये जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 419 लाइंस इन हीरोइक कपलेट। तो ये पहले तो आप ये समझो कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, ये मेमोरियल ऑफ हिज फ्रेंडशिप विथ डॉक्टर आर्बुथनॉट भी है। और दूसरा आपको ये समझना है कि इट इज़ अ क्रॉनिकल फॉर्म, इट इज़ इन इट्स क्रॉनिकल फॉर्म, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 419 लाइंस ऑफ हीरोइक कपलेट। इसमें क्या होता है, तो डॉक्टर आर्बुथनॉट जो है वो उनको मना करते हैं, कहते हैं अगर तुम इस तरह से लिखते रहे इतने ओपन नेम्स लेकर के तो तुम जो हो वो बहुत जल्दी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाओगे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका पॉलिटिकल वो है पहुंच है, पॉलिटिकल अप्रोचेस है, तो तुम्हें ये लोग हार्म पहुंचाएंगे, इसलिए तुम इनसे दूर रहो। लेकिन पोप जो होते हैं वो बिल्कुल भी इसका जवाब उन्हें ये देना था कि ओके आई हैव अंडरस्टूड। उन्होंने इसको जवाब में ऐसा लिखा कि उन्होंने और उल्टा जवाब दिया। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी को आपने बोला उसने सामने से उल्टा जवाब दिया, तो उन्होंने बहुत उल्टा जवाब देते हुए कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये इतने हार्मलेस हैं, जितने के बस इतने कावड़ हैं कि ये बटरफ्लाई को ही अपने बस व्हील से, वो भी गलती से दब जाए तो दब जाए, अपने व्हील से दबाते। हु ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, के मतलब ये इनके पहियों से अगर दब के कहीं बटरफ्लाई मर जाए तो मर जाए, वरना ये तो इतने हार्मलेस है, इतने कावड़ है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उनके जवाब में उन्होंने ये रिएक्शन में ये पोम लिखी है। तो पोप wrote his poem in imitation of Roman poet Horace, skillfully modulated by the natural tempo of the rhyme couplets with enjambments, caesura and others form of various rhythm. The poem satirizes cowardly critics, hypocritical pedants, stupid patrons and arts and corrupt
कैरिकेचर्स पोप्स कंटेम्प्रेरीज। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्होंने इसका जो कॉपी किया है या इनका स्टाइल जो लिया है वो अपने ग्रेट मास्टर होरेस से लिया है। होरेस एक लिटरेरी क्रिटिक थे और ऐसा क्लेम किया जाता है कि पोप होरेस को कॉपी करते हैं, तो उन्होंने उससे लिया है और उनको कॉपी करते हुए उनकी ही तरीक़ों से लिखा है और स्किलफुली उसी तरह से मॉड्यूलेट किया अपने इस लेक्चर को, अपने इस पोम को। और उन्होंने सिसोरा का फॉर्म लिया है और अलग अलग तरह की रिदम्स का यूसेज किया है इस पोम में। और ये एक तरीके से अटैक है एक अपने कंटेम्प्रेरीज पे। फिर क्या होता है, अब आप पूछोगे एपिसल का मतलब क्या होता है। एपिसल का मतलब होता है अ लेटर फॉर्म। अगर कोई चीज़ या कोई पोम एक लेटर के फॉर्म में लिखी हो तो उसको एपिसल बोलेंगे। जैसे आप लिखते हो, मान लो लव लेटर्स है तो लेटर्स फॉर्म में आपने डियर अर्बनौत या डियर कुछ करके जॉन करके फिर आपने लव लेटर पूरा लिखा, तो वो एक पोएम के फॉर्म में लिखा आपने, तो वो एक लेटर फॉर्म में आपने अपना वर्क लिखा। उन्होंने उस पोम को लेटर फॉर्म में लिखा है। और अगर आप इसको वैसे जाने तो ये एक इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, एपिसल का रियल मीनिंग होता है अ पोम और अदर लिटरेरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर फ्रॉम एन एपोस्टल, जो कि कुछ प्रीच करना चाहता है। एपोस्टल कौन लोग होते थे, वो लोग होते थे जो अर्ली क्रिश्चियंस थे और जो टीचर्स हुआ करते थे, पायनियर होते थे मिशनरी के, जो टीच करने के लिए कुछ बोलते थे, लिखते थे। और सेकंड मीनिंग आप कह सकते हैं सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ और एडवोकेट ऑफ एनी आइडिया। तो फिर अब हम थीम पे जाते हैं। जो इसका थीम है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल है और पूरे के पूरे कोर्स में पोप ने अपनी लाइफ में और अपना मोटिव्स और अपना रीज़न ऑफ बीइंग अ पोएट एंड सटायरिस्ट इसको डिस्क्राइब किया। इन्होंने बताया कि मैं क्यों एक पोएट हूँ और क्यों मैं सटायरिस्ट हूँ। जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है कि एक जगह पे पोप ने अपना रीज़न दिया है कि मैं क्यों लिखता हूँ और मैं क्यों सटायर करता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे टैलेंट है, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। और मैं क्यों सटायर करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जिनका उन्होंने नाम लिया था कि ड्राइडन भी मुझे पसंद करते हैं और मेरा फ्रेंड जो है वो जोनाथन भी मुझे पसंद करता है। उन्होंने कई पोएट का नाम लेते हुए कहा कि मेरे फ्रेंड जो है मुझे पसंद करते हैं इसलिए मैं लिखता हूँ सटायर। मैं किसी ऐसा नहीं लिखता हूँ कि बस अपने लिए लिख रहा हूँ और मैं किसी को खुश करने के लिए भी नहीं लिखता हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए नहीं लिखता हूँ वो करने के लिए। उसमें इन्होंने एडमंड स्पेंसर को भी एक तरह से समझ लिए, या तो फिर एलिजाबेथियन टाइम में जो एडमंड स्पेंसर जो है या कोई भी लिखता था या उससे पहले, तो उसको वो एक तरह से वो भी करते हैं, उन पर एक सटायर भी करते हैं कि मैं वैसा नहीं हो कि आप किसी को खुश करने के लिए लिख रहा हूँ। तो एडमंड स्पेंसर किसी को खुश करने के लिए ही लिखते थे। उन्होंने विक्टोरिया के एलिजाबेथ के लिए लिखा था फेरी क्वीन, और फिर अपनी वाइफ के लिए लिखा था उन्होंने एमरती और एपिथेलमेनिया, और फिर एक ट्विंस मैरिज के लिए लिखा था प्रोथेलमेनिया। वे कहते हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखता हूँ, मुझ में हिडन टैलेंट है इसलिए मैं लिखता हूँ। आपने प्रीवियसली पढ़ा इसको। तो इन्होंने अपने आप को भी सेल्फ जस्टिफिकेशन, सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ डेफिनेशन के लिए लिखा। द पोम इज डिफेंडिंग हिज पर्सनल इंटीग्रिटी। इन हिज ही एक्सप्लेन हाउ ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू चेंज फ्रॉम अ पोएट ऑफ प्योर डिस्क्रिप्शन to one of the satire and how was motivated in doing so for the simple desire to live in peace and honor with family and friends। तो वो ये कहते हैं कि, और वो इसमें डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सटायर इसलिए लिखता हूँ कि मुझे लोगों को तकलीफ पहुँचाने में मज़ा आता है, या मैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ, या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं बैड मैरिज की रिज़ल्ट हूँ कि मेरी फादर मदर पीसफुली नहीं रहते थे तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर सैडिस्ट हूँ, लोगों को तकलीफ देना चाहता हूँ। मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे लोग थे, वो बहुत अच्छे प्रेयर करने वाले क्रिश्चियंस थे और वो इंग्लैंड के अच्छे सिटीज़न थे। हमारी एक अच्छी हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ है और हम रहते हैं, और मैंने अपने पापा को कभी डिसोबे नहीं किया। इट्स नॉट दैट कि मेरे अंदर कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम है या मेरे को अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई ट्रॉमा या रिप्रेशन है मेरे अंदर, तो मैं उस वजह से अच्छा नहीं किसी को बोलता हूँ। इट्स बिकॉज कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, और मैं किसी की ना चापलूसी करता हूँ, ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात करता हूँ। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि मेरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ऐसा नहीं कि मैं प्रोपेगेंडा को हवा देता हूँ, मैं प्रोपेगेंडिस्ट हूँ या मैं बड़ा स्कैंडल करके रहना चाहता हूँ। इट इज़ कि मैं अपनी एक हैप्पी फ्रेंडली फैमिली लाइफ जीना चाहता हूँ जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने जी। इट इंक्लूड सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द लेबल्स एंड स्लैंडर्स ऑफ सम ऑफ द लिटरेरी थर्ड रेटर्स। ही एक्सप्लेन दिस इन द फॉलोइंग लाइन्स। उन्होंने ये कहा, अ क्लर्क फॉर डूम्ड हिज फ्लैटरी सोल टू क्रॉस, who pens a stanza when he should engross.
सो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो जो है ना लिटरेरी वर्ल्ड को उन्होंने लिटरेरी वर्ल्ड को क्रिटिसिज्म दिया है, और पोप के व्यूज़ जो होते थे वो गुड हैं और लास्टिंग हैं। पोप ये चाहते थे कि जो बडिंग पोइट्स हैं वो इस तरह की राइटिंग ना लिखें जो कि पोइट्री का स्टैंडर्ड गिराएं, क्योंकि आपको पता है कि पोप जो हैं वो न्यू क्लासिक्स चीज़ों की उसमें बिलीव करते थे, पुराने वर्क को रीराइटिंग में और विद न्यू क्रिएटिविटी में, मेकिंग द न्यू करके न्यू क्रिएटिविटी में लिखना पसंद करते थे। तो उन्होंने इसीलिए पुराने ग्रेट मास्टर्स के वर्क को ट्रांसलेट करते हुए शुरू किया था अपना जर्नी। तो लेकिन वो ये चाहते थे कि अगर ये जो बडिंग पोइट्स हैं ये उल्टा सीधा लिखते ही रहेंगे तो ये एक तरह से पोइट्री का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिरा देंगे, जो कि हमारे एरा में ये पोइट्री का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर जाएगा और हमारे लिए बैड नेम देगा, और हर कोई पोइट्री करेगा और लोग फिर पोइट्री से नफ़रत करने लग जाएंगे क्योंकि पोइट्री फिर ख़राब हो जाएगी। तो अलेक्जेंडर पोप के बाद फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है, जिसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो फर्दर इसको रिसर्च भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अलग अलग एरा के लोगों को ले करके बात भी करते हैं। तो उन्होंने पोप को ये भी कहा था कि पोप बी नॉट अ पोएट वेयर पोएट्री टू बी फाउंड। तो उन्होंने ये बात उनके लिए कही भी थी कि अगर पोप नहीं होते तो पोएट्री कहाँ होती फिर। तो आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ना इन्होंने एक तरह से अपने आप को डिफेंड भी किया है इसके थीम में कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ इसलिए मैं किसी को बुरा कहता हूँ या बुरा चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस लायक हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं लिखता हूँ, पैसा मेरे पास अपने आप आ जाता है क्योंकि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ। मैं अपने दोस्तों को या अपनी वाइफ को खुश करने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर हम सही तरीके से पोइट्री को ऑनेस्टली जज करेंगे और उसको समझेंगे और उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे या उसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इस क्रिटिसिज्म को करते करते उनको डर था कि उन्हें बहुत सारे अपोजिशन मिल रहे थे और लोग उनको ऐसा स्कैंडलर देखने लगे कि ये तो बस प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है। तो इन्होंने ये बात आगे अपनी कही। फिर क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगी इसमें इमेजरी कहाँ है, बिकॉज लेक्चर इज़ गोइंग टू लॉन्ग, बहुत लंबा हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर इन्होंने दो तरह की इमेजरी यूज़ करी है। पहले एनिमल या इंसेक्ट्स यूज़ किए हैं इमेजरी में और दूसरा क्रिश्चियन इमेजरी यूज़ करी। तो एनिमल इंसेक्ट्स में इन्होंने क्या यूज़ किया है आप पीछे वाली लाइंस भी देखेंगे, लाइन बाय लाइन आप मार्क करते चले जाएंगे जब आप अपने लिए पढ़ेंगे। तो द पोम ओपन्स with Pope restricting invasion of his home and privacy by a horde of insectiles and various critics bad poets। तो वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह इस तरह के पोएट्स आ रहे हैं, बडिंग पोएट्स। तो ही सेड ही इज़ अटैक्ड बाय पैक ऑफ हाउंड्स एंड ग्रुप्स ऑफ डर्टी इंसेक्ट्स और poets who wants to stop his growth and great journey of poetic writing। So in line 10 he is saying he said that एक जैसे hounds and grounds of dirty insects आ रहे हैं और मुझे रोक देना चाहते हैं मेरी अच्छी राइटिंग की तरफ से। फिर उन्होंने dog star Sirius reappears in late summer heat is again a satire and imagery on the poets who are troubling him। फिर उन्होंने डॉग कह दिया, स्टार सीरियस डॉग की तरह उनको कंपेयर किया। फिर टू मेजर एनिमल्स के नाम लिए इन्होंने, एक डॉग एंड एक एस जो है वो सिंबल ऑफ स्टुपिडिटी है। पोप ने कहा है कि जो रॉयल कोर्ट हैज़ बीन कंपेल्ड बाय एसेस, जो रॉयल कोर्ट है ना इनको इसको पूरा करप्ट कर दिया है गधों ने, डोंकीज ने, एसेस ने, एंड आर करप्टिंग द ईयर्स ऑफ जज अगेंस्ट हिम। और जो जज हैं उनके कान भी भर रहे हैं उनके अगेंस्ट। और जो सेकंड है वो एस मिल्क यूज इन कनेक्शन विथ पोरस, और दूसरा जो है एस मिल्क की इमेजरी यूज़ करी है लाइन नंबर 306 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉर्ड आरवे जो है वो इनसेंसिटिव है, फुलिश है और ही इज़ रिडिकुलस टू हिम, और वो जो है एक्सपोरस है और वो जो है ये करता है एस का मिल्क पीता है क्योंकि वो कावर्ड लोग पी सकते हैं। पोप डिस्क्राइब सैवेज एज अ पपी 225 लाइन्स में, लाइक पपी ही फेच द कार्ड in his mouth
and the work of all the muses. Even though Pope himself was the beneficiary, he said wits and Whitting's disease कैरिंग इंसेक्ट्स, वो जबकि खुद भी इसमें एक पोएट है, लेकिन वो ये कहता है कि जो हमारे पोएट है ना, ये एक तरह से प्लेग की तरह हैं, एक इंसेक्ट हैं जो कि जैसे अर्बनाथ को अपना प्लेग या अपनी बीमारी तंग कर रही है, वैसे ये लोग भी इनको तंग कर रहे हैं। पोप डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज फैल्कन, उसने अपने आप को फैल्कन की तरह कहा है, और ये कहा है कि वो फैल्कन जो है तभी झुकता है जब उसे सच्चा खाना मिलता है, सच का खाना मिलता है। ही इज़ ओनली टू ट्रूथ एज फूड। ही डिस्क्राइब लॉर्ड हार्वे एज बटरफ्लाई। लाइन 306 में उसने कहा है, और एक बग की तरह और एक बटरफ्लाई की तरह लॉर्ड हार्वे को, जो कि अपने विंग्स को ग्लाइड करते हैं, और उन्होंने उनको द पेंटेड चाइल्ड ऑफ डर्ट स्ट्राइक्स एंड स्टिंग्स, उन्होंने उसको 310 लाइन्स में ये भी कह दिया कि वो तो एक पेंटेड चाइल्ड ऑफ डर्ट है। फिर पोप ये कहते हैं, अपने आप को हार्वे से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जैसे कि मैं ना वो हूँ, मैं बिल्कुल एम्बलम हूँ, या मैं बिल्कुल सत्यवादिता के लिए मशहूर हूँ, वैसे ही वो चापलूसी के लिए मशहूर है। पोप प्रेजेंट पेंडेंट्स एंड बैड राइटर्स एज क्लमजी एनिमल्स, उसने ये जो पेडेंट्स और नए नए राइटर्स हैं ना, इनको क्लमजी एनिमल्स के लिए कहा है, और रेप्टाइल्स कहा है, रिवर बर्ड कहा है। पोर्ट लाइक लुईस एंड थिबार्ड आर सिम्बलाइजेड विद फ्रॉग एंड लिजर्ड्स, इसने लुईस और थिबार्ड को एक बिल्कुल फ्रॉग और लिजर्ड की तरह बताया है, जो कि स्नैच करते हैं, मक्खी मच्छर को खा लेते हैं, मतलब वो फ्लिप पे पलने वाले। ही सेड द प्लेग ऑफ रिपल्सिव स्ट्राइंग स्नैपिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल मस्ट बी फ्लैप्ड एंड डिस्ट्रॉयड फॉर विदर इंटरेस्ट ऑफ डेकोरम एंड रीजन्स। तो इन्होंने बहुत सारे पोर्ट को अलग अलग तरह की इमेजरी से यूज़ किया, बस मोस्टली इन्होंने इंसेक्ट्स और एनिमल्स और क्रिश्चियन इमेजरी यूज़ की है। अब यहाँ पे पोप जो होते हैं वो एक ट्रू क्रिश्चियन की इमेजरी को लेते हैं और कहते हैं कि ही इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन एंड फार बेटर देन दोज पोएट हु हैज़ बीन सेटराइजिंग इन द पोम, जिनको वो सेटराइज कर रहे हैं ना, उनसे बहुत बेहतर है ये, बिकॉज ही पेज हिज डेप्थ, वो अपना बिल्स पे करते हैं, बिलीव्स इन गॉड एंड से द प्रेयर्स, अपनी पूजा पाठ करते हैं, बिल्स देते हैं और प्रेयर्स को बोलते हैं। He further says that after pursuing writing as his career, he didn't disregard any duty or disobey his father. जब से उसने पोएट बन गया ना, तब से उसने अपनी ड्यूटी को कभी डिसरिगार्ड नहीं किया और कभी अपने फादर को डिसोबे नहीं किया है। और लाइक मैनी अदर्स हिज फादर, बिकॉज ही इज़ एन आइडल क्रिश्चियन, फादर की भी इमेज अच्छी बनाते हुए बोलते हैं कि मेरे फादर भी एक आइडल क्रिश्चियन हैं, हु बॉर्न टू नो प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइव, नो मैरिंग डिस्कॉर्ड इन नोबल वाइफ, स्ट्रेंजर टू सिविल एंड रिलीजियस रेज, बाय नेचर ऑनेस्ट, बाय एक्सपीरियंस वाइज। ही इज़ फियरलेस, वो कहता है कि मैं फियरलेस हूँ, जैसे कि एक ट्रू क्रिश्चियन को होना चाहिए, आउटस्पोकन हूँ, अनमाइंडफुल ऑफ द पॉसिबल रिकल्शन, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिश्चियन वर्च्यू, दैट ही इज़ फियरलेस, हु कांट बी साइलेंट एंड हु विल नॉट लाई, कोई झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ और चुप भी नहीं रह सकता हूँ, नॉट प्राउड, नॉट सर्वाइव। He is a free life of the soul. He enjoys total freedom to choose and to refuse. The anti-materialistic posture of Christianity has also been emphasized here. Now, not fortune worshipper, not fashion fool, not lecturer madman, nor a ambitious fool. वो कहता है कि मैंने कभी आज तक ये नहीं माना कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो लक से मिला है, मैंने मेहनत की है उसके लिए, और ना ही मैंने किसी की चापलूसी की है, और ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ इस तरह से। लाइन 334 to 335 Here Pope uses the Christian imagery for an idealized construction of the itself for the self. Pope always emphasized family-based piety and distrusted unaided human reasons, the soul meaning of finding one's way in the world. फैमिली का सपोर्ट उनको बताते हैं वो बड़ा। ही सेड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग इज़ डिवाइन एज वॉशिंग अवे ऑफ द ओरिजिनल सिन, जो एक्ट ऑफ राइटिंग है वो डिवाइन है, गिफ्टेड है, गॉडली है, वो हर तरह से आप ऐसे गंदे काम करके या चापलूसी करके किसी की, या झूठ बोल के या प्लेजराइज करके नहीं लिख सकती। इन अदर वे सटायरिंग एज डिपिंग ऑफ ब्लैक इंक सजेस्ट अ फॉर्म ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। द इमेजरी इज यूज टू substantial Pope's construction that satire was a moral teacher and a social theoretic.
थेराप्यूटिक। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हम सटायर करते हैं ना, एक मॉरल टीचर है, इंसान का करेक्शन लाता है। अगर हमें कोई बुरा बोलता है या क्रिटिसाइज़ करता है तो ये मॉरल करेक्शन के लिए होता है। हम इसको सोशल और मॉरल करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए सटायर इतना बुरा नहीं होता है, सटायर होना चाहिए। और सटायर से आपको बताऊं कि अलेक्जेंडर पोप जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स एंड सटायरिस्ट थे इन 18th सेंचुरी। और इसके एडिशन में उनके मेजर पोएम जो हैं वो भी ऑन सटायर हैं, जैसे एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, और ये डंसियार्ड विंस्टन फॉरेस्ट पोप्स ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड एंड ओडिसी into English. He is considered among the greatest satirists in English literature. And two of his most famous satires are The Rape of the Lock and Epistle to Dr. Arbuthnot. So I hope you would have understood. I hope it will be helpful for you. So I have tried my best to make it clear for you in both the languages. Thank you very much.